हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में रोड टू प्रीलिम्स 2023 पांच क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस ने यहाँ पर रैपिड रिवीजन कोर्स निकाला है जिसमें अराउंड 200 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ओवरऑल आपके 1500 टॉपिक्स की यहाँ पर कवरेज रहेगी इन अराउंड 50 आवर्स। डेली आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। जैसे करंटली बात करें तो अभी आपकी पॉलिटी की क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी एक रिवीजन हो सके, आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ सके। क्योंकि इन दी एंड जब एस्पिरेंट्स का थोड़ा समय नजदीक आ रहा होता है ना प्रीलिम्स का, एक बहुत ही फियर सा रहता है कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो गई हो, क्या हमारा ढंग से रिवीजन ना हुआ हो। तो वही डिमांड को पूरा करते हुए कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करके आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज के प्रीलिम्स की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि इनमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, बताइए, जो कि करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर स्टार्टअप्स अंडर द स्कीम। कि कौन कौन सी कंडीशंस यहां पर करेक्ट हैं आपकी एज पर दिस पर्टिकुलर स्कीम स्टार्टअप्स के लिए। तो पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें, ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप शुड नॉट हैव रिसीव्ड मोर देन 10 lakhs ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट अंडर एनी सॉर्ट ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। सेकंड कह रहे हैं जो स्टार्टअप है जो कि आपका इस डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसकी इनकॉर्पोरेशन को 2 साल से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए जब वो इस प्रकार की अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर फाइल करें इस स्कीम के आधार पर। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। तो यहां पर अगर हम देखें, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स रहते हैं जिनका आइडिया अच्छा रहता है बट वो अपने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और जब तक मोस्ट केसेस में जब तक आपका प्रोटोटाइप डेवलप नहीं होगा, आपको उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट भी वहां पर नहीं मिलेगी, आप उस प्रकार से फंडिंग नहीं उठा पाएंगे। तो उसी चीज को प्रमोट करने के लिए इसी निर्देश के अनुसार ये स्कीम यहां पर लॉन्च की गई है। तो उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई कि पहली बार स्टार्टअप के लिए क्या रखा गया कि भैया अगर आपको ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा किसी भी प्रकार की मॉनेटरी सपोर्ट मिल चुकी है किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के आधार पर, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको यहां पर जो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन को एज अ स्टार्टअप जो आपकी इनकॉर्पोरेशन यहां पर हुई है उसको 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज यहां पर कही गई कि जो आपकी फंडिंग एंजल इन्वेस्टर से मिलती है या फिर वेंचर कैपिटल फर्म से जो मिलती है, वो मोस्टली जब आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वहां पर प्रोवाइड हो जाता है, आप उस तरीके से अपना प्रोटोटाइप वगैरह वहां पर डेवलप कर लेते हैं, तभी आपको मिल पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक्स भी जब आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके एसेट्स बैक्ड एप्लीकेंट्स को ही वहां पर मिलता है कि कुछ कोलैटरल तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सीड फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ये स्टेप यहां पर लिया गया, जिसके आधार पर आपको एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की स्थापना की गई, जो कि इस डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड द्वारा यहां पर की गई है, जो कि इस पूरी स्कीम की ओवरऑल एक्सिक्यूशन यहां पर करेगा। तो ये जो कमेटी है ये क्या करेगी, ये उन इंक्यूबेटर्स को यहां पर इवैल्यूएट करेगी, ठीक है, सिलेक्ट करेगी उन इंक्यूबेटर्स को जो कि फर्दर इन स्टार्टअप्स की हेल्प करेंगे। इंक्यूबेटर का काम क्या रहता है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड करना। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया है। तो फीचर्स इंपॉर्टेंट जो कि ध्यान रखने कि ग्रांट्स ऑफ अप टू 5 करोड़ आपके एलिजिबल इंक्यूबेटर्स को यहां पर दिए जाएंगे, जो कि आगे 20 लाख तक का अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए या फिर प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए। एंड अप टू 50 लाख यहां पर आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है मार्केट एंट्री के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए या फिर उसके स्केल अप के लिए, जो भी आपके एलिजिबल स्टार्टअप्स रहेंगे। तो किस तरीके से ये ऑपरेट करेगी, जैसे कि आपको इस पिक्चर के माध्यम से भी यहां पर बताया गया है कि डिपार्टमेंट जिसको नोडल डिपार्टमेंट का यहां पर दर्जा दिया गया है इस पूरी स्कीम के लिए, उनके द्वारा ईएसी की स्थापना यहां पर की गई। अब ईएसी यहां पर क्या करेगा, उन इंक्यूबेटर्स को यहां पर सिलेक्ट करेगा, इवेल्युएट करेगा, और वो इंक्यूबेटर्स आगे जाके उन स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें ये सपोर्ट यहां प्रोवाइड करेंगे। ये सिंपल सी कहानी है आपकी इसकी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की। तो आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन आपका यहां पर करेक्ट हो गया हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्कीम आपने डेफिनेटली बहुत बार सुनी होगी, आरबीआई की इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो इनसे रिलेटेड कुछ आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। कहा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो कि कवर्ड हैं इस स्कीम के माध्यम से। हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज या फिर नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव। तो 4 ऑप्शंस यहां पर दी गई हैं। 4 ऑप्शंस के आधार पर थोड़ा सोचिए, अपनी जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको थोड़ा टेस्ट में लेके आइए कि आपने आरबीआई की जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए।
तो आई होप आप सभी ने ही वीडियो पॉज करके यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क कर दिया हो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, सेकंड एंड 4 ओनली, कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यहाँ पर कवर्ड है। और उसके अलावा जो आपके ये नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, वो भी इसमें कवर किए गए हैं। बट हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज इस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं। हालांकि काफी समय से इस पर चीज पर मुहिम भी चल रही है। 2023 के स्टार्टिंग में भी आरबीआई ने वहां पर रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को इसके एम्बिट में लाया जाएगा, आरबीआई आईओएस के एम्बिट में यहां पर लाया जाएगा। बट अभी तक एज सच कोई निर्देश यहां पर नहीं सुनाया गया है। ठीक है जी, तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर आपकी करेक्ट है। तो क्या है ये ओम्बुड्समैन स्कीम? तो बेसिकली एक सिंगल विंडो तैयार की, एक सिंगल विंडो सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है कि जो भी आरबीआई द्वारा जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई भी कंप्लेंट यहां पर फाइल की जा रही है तो उसका रेजोल्यूशन यहां पर किया जा सके। तो अगर कंप्लेंट आपकी 30 दिन तक सॉल्व नहीं हुई है सेटिस्फैक्टरली, किसके द्वारा? बैंक्स द्वारा, एनबीएफसी द्वारा, या जो भी पार्टिसिपेंट यहां पर आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, तो वो बेसिकली इस स्कीम के आधार पर अपने जितने भी इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व यहां पर करवा सकते हैं। ठीक है, तो सब पूरी ट्रैकिंग यहां पर मैनेज की जाएगी। सभी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज कवर्ड एक्सेप्ट दोज इन द एक्सक्लूजन लिस्ट जो कि आरबीआई ने वहां पर अलग से सेट की है, वो सारी चीजें यहां पर कवर की जाएंगी। कंप्लेंट्स यहां पर लॉन्च की जाएंगी। जो एक सेंट्रलाइज रिसिप्ट एज वेल एज प्रोसेसिंग सेंटर है आरबीआई का चंडीगढ़ में, उसके आधार पर यहां पर कंप्लेंट्स लॉन्च की जाएंगी। तो बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आरबीआई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, उसमें से डायरेक्टली ये चीज़ें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो बेसिकली ऑलरेडी कुछ स्कीम्स यहाँ पर थी, 3 बेसिक स्कीम्स थी, आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो इन तीनों को मर्ज करते हुए, क्योंकि इनका बहुत ही एक लिमिटेड कवरेज था, बहुत ही एक हम कह सकते हैं कंप्लेंट्स उस तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो इन तीनों को ही मर्ज करते हुए, तीनों को ही यहाँ पर इंटीग्रेट करते हुए ये आपकी आरबीआई आईओएस स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए गए, आप एक बार पढ़ सकते हैं कौन कौन सी एंटिटीज यहाँ पर कवर्ड हैं, कौन कौन सी नहीं है, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। फिर नोट में आपको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज के आधार पर वहाँ पर काम कर रही हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड नहीं है, इसके एम्बिट से अभी तक बाहर रखी गई हैं। सिस्टम पार्टिसिपेंट्स जो हैं आपके जितने भी, मान लीजिए आप जितनी भी आपके एंटिटीज हैं जो कि इशू कर रही हैं पीपीआईज, ठीक है, फैसिलिटेट कर रही है ट्रांजैक्शंस आपके नेफ्ट के ऊपर, आरटीजीएस के ऊपर, तो ये सारे सिस्टम पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, उन्हें भी इस पर्टिकुलर सिस्टम में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ध्यान रखना इन एंटिटीज के नाम भी क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, हालांकि स्कीम आपकी पुरानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ईसीएलजीएस। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, पेंडेमिक के बाद से बहुत ज्यादा न्यूज में रहती, तो यहां पर तो आपको फुल फॉर्म देने का कोई मतलब बनता ही नहीं, आपको पता होना जरूरी है। तो एविएशन सेक्टर से रिलेटेड ये स्कीम जो यहां पर लॉन्च की गई रिसेंटली 2022 में ही, उससे रिलेटेड बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। पहले में कह रहे हैं कि जो एयरलाइंस हैं दे आर एलिजिबल टू बोरो अप टू 50% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अप टू 400 करोड़। सेकेंड में कह रहे हैं 100% गारंटी यहां पर प्रोवाइड किसके द्वारा की जाती है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। सी स्टेटमेंट में यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो आपके फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं या जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट्स हैं वो इस स्कीम के आधार पर फंड्स रेज नहीं कर सकते। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर जो आपकी पहली स्टेटमेंट है, जो पहली स्टेटमेंट है वो यहां पर इनकरेक्ट है कि यहां पर ये जो लिमिट थी ना, ये पहले की लिमिट थी, अर्लियर प्रोविजंस में लिमिट थी सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, अब इसे 100% यहां पर कर दिया गया है। जो भी उनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उतना, उसका जितना भी 100% अमाउंट रहेगा उतना वो यहां पर बोरो कर सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से, जिसमें उन्हें अपना कोलैटरल कुछ नहीं देना पड़ेगा। उनकी गारंटी फ्री यहाँ पर एक स्कीम वहाँ पर उनके लिए रखी गई है, गारंटी फ्री लोन यहाँ पर उनके लिए रखा गया, और गारंटी जो रहेगी वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी अंडर द स्कीम। और जो अमाउंट है ये भी 1500 करोड़ का यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, इस तरीके की जो आपके करंट अफेयर्स में अपडेशंस होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ आपकी स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट थी, उसके अलावा सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वही चीज आपको बताई गई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पर मॉडिफाई की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टू एनहांस मैक्सिमम लोन अमाउंट एलिजिबिलिटी। किसके लिए? एयरलाइंस के लिए। अंडर दिस ECLGS 3.0 जो वर्जन यहां पर निकाला गया था, टू 100% ऑफ देयर फंड बेस्ड मतलब अगर उन्होंने वहां पर कोई उधार लिया है या फिर नॉन फंड बेस्ड अगर उन्होंने वहां पर कोई बैंक गारंटीज वगैरह ली है, ठीक है, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन रेफरेंस डेट्स
या फिर 1500 करोड़ तक का लोन वहां पर ये ले सकते हैं बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी गारंटी के। ठीक है, तो अर्ली प्रोविजन क्या रखे गए थे वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और ये जो स्कीम है सिर्फ एग्जिस्टिंग बोरोअर्स जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर उधार लिया हुआ है एज ऑन दीज पर्टिकुलर डेट्स जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं, डायरेक्टली पीआईबी की नोटिफिकेशन से यहाँ पर निकाला गया है, सिर्फ वही एलिजिबल है इस प्रकार का लोन अवेल करने के लिए अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। नए बोरोअर्स यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हमें इस प्रकार का लोन यहाँ पर इशू कर दीजिए। जिनका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लोन है उन्हें थोड़ा पुश चाहिए, क्योंकि उस प्रकार से डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सेक्टर पेंडेमिक से ही थोड़ा एक बहुत ही हिट यहाँ पर विटनेस कर रहा है, इस तरीके से रिवाइव नहीं कर पाया है, तो उन्हें और थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम, एडिशनल स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। जो ऑलरेडी ECLGS 3.0 लॉन्च किया गया था उसी को थोड़ा रिवैम्प यहाँ पर किया गया है सिविल एविएशन सेक्टर के लिए। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट है, नए बोरोअर्स आपके CGTMSE और NCGTC स्कीम के आधार पर वहां पर लोन्स उठा सकते हैं कोलैटरल फ्री। ठीक है, तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन ये एक ऐसी स्कीम है जो कि बहुत बार डिस्कस हुई होगी, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर क्या कह रही है कि जो आपकी स्कीम है इट इज बेस्ड ऑन ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कि टैक्सेस और ड्यूटीज आपकी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके केमिकल्स हैं और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं वो स्कीम के अंतर्गत कवर कर दिए जा चुके हैं, कवर्ड हैं। थर्ड में कह रहे हैं जो स्कीम है इट इज ओपन टू बोथ मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज जो आपके मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं विदाउट एनी थ्रेशोल्ड ऑफ टर्नओवर, कि कितना भी टर्नओवर वहां पर रहे उनका, उसके बजाय ये स्कीम का फायदा यहां पर ले सकते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आराम से पढ़िए हर एक स्टेटमेंट को और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट तो बहुत ही इजी है, इजीली आप यहां पर कह सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है कि जो पर्टिकुलर स्कीम इज बेस्ड ऑन द ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कि जी हाँ टैक्सेस और ड्यूटीज यहां पर एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही सब्सिडीज एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ये भी यहां पर आपके WTO के कंप्लायंस के हिसाब से, जिससे पहले आपकी एक स्कीम थी, कमेंट बॉक्स में नाम बताइए क्या उसका स्कीम का था, जिसको रिप्लेस करते हुए ये स्कीम यहां पर लॉन्च की गई थी। ठीक है जी, तो सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है अगेन करंट अफेयर बेस्ड आपकी स्टेटमेंट यहां पर रखी गई है कि केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स इस स्कीम के अंतर्गत कवर कर दिए जा चुके हैं और ये मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए ओपन है बिना किसी थ्रेशोल्ड के, कोई लिमिट यहां पर नहीं लगाई गई है। ठीक है जी, तो यही जो आपकी स्कीम थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। चलो अब होमवर्क की तो बात रही नहीं, ठीक है, फिर भी आप बताइए कि इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो वही कि आपके जो WTO नॉर्म्स थे उनके कंप्लायंस के अगेंस्ट यहां पर ये स्कीम रखी गई थी, जिसी के चलते इस स्कीम की यहां पर इनिशिएशन की गई थी। ओके, तो अगेन ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि भैया आपको टैक्सेस और ड्यूटीज अपनी एक्सपोर्ट नहीं करनी है। तो इसके चक्कर में क्या बोला गया कि जितनी भी आपके रिबेट्स हैं, जो भी रिफंड्स यहां पर बनते हैं, जो भी आपके टैक्सेस, जो भी आपने लिवाइज यहां पर पे किए हैं फॉर द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वो आपको या तो एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे या फिर रिमिट कर दिए जाएंगे एक्सपोर्टर्स को। तो वही आपकी बात रखेगी और इस स्कीम से उसी के हिसाब से स्कीम यहां पर काम कर रही है। सो यहां पर जिस हिसाब से हमने क्या देखा कि हमारा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है, अगर 2022 के टुवर्ड्स द एंड की बात करें तब से थोड़ा सा आपका गड़बड़ाई हुई सिचुएशन वहाँ पर चल रही है। रीज़न भी क्योंकि उस तरीके से ग्लोबल रिसेशन की बातें भी हैं चल रही हैं, ओवरऑल डिमांड थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। तो उसी के चक्कर में यहाँ पर सरकार ने क्या कहा, सरकार ने बोला कि चलो यार एक काम करते हैं, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट सेगमेंट में, केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स एंड आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, इन्हें हम यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, जो कि पहले नहीं थे। ठीक है, तो बहुत लंबे समय से डिमांड थी इंडस्ट्री के लीडर्स की, इंडस्ट्री के प्लेयर्स की कि भैया इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी यहां पर कवर कीजिए। तो उसी के आधार पर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी इस पर्टिकुलर स्कीम में RODTEP स्कीम में कवर कर दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को भी यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। उसी तरीके से जो पूरा आपका रैपिड रिवीजन कोर्स है वो कोर्स वाइज तो है ही, बट उसके अलावा आपके इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे इकोनॉमी के बारे में बात करें तो 2 दिन में अराउंड 200+ टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, करंट अफेयर्स पे भी ऊपर यहाँ पर नजर रखेंगे, ताकि आपको एक पूरा थॉरली यहाँ पर रिवीजन हो जाए, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो एकदम खुशी वाले चेहरे के साथ जाएं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और जब आपके क्वेश्चन वहाँ पर सामने आए तो आपको लगे कि जी हाँ ये चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी हुई हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की कौन सा सेक्टर आपका PLI स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है। जितने भी हमारे पेड कोर्सेज के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रहा होगा, बहुत बार रेपिटेटिवली ये चीज़ बताई भी गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा आपका सेक्टर है जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव जो आपकी इंसेंटिव स्कीम है उसके अंतर्गत यहाँ पर कवर नहीं है। तो 4 ऑप्शंस हैं, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, लेदर गुड्स एज वेल एज व्हाइट गुड्स। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है।
तो यहाँ पर आपके जो लेदर गुड्स हैं वो कवर्ड नहीं है। तो इस पर भी बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री के लोग क्या कह रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री के लोग, कि भैया हमें भी ये PLI स्कीम का मौका दीजिए, हम भी आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बाकी के जो आपके 3 ऑप्शंस हैं, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, व्हाइट गुड्स, ये सभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर कवर्ड है। तो पहले 13 सेक्टर थी, फिर आपके 14 सेक्टर तक एक्सटेंड कर दी गई। उस हिसाब से कोशिश की जा रही है कि टाइम एंड अगेन यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है उनको हम यहाँ पर बूस्ट कर सकें। तो अगेन वही ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखते हुए 14 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। अब किस किस के लिए रखी गई है वो आपको बेसिक सी लिस्ट आपकी PDF में भी वहाँ पर मिल जाएगी, आप एक बार इसे गो थ्रू कर सकते हैं। वाइट गुड्स कौन से रहेंगे, जो आपके एसीज रहते हैं, LED डिवाइसेस जो वहाँ पर रहते हैं, हाई एफिशिएंसी सोलर जो आपके PV मॉड्यूल्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब इसमें एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो स्कीम्स हैं किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं, ताकि क्वेश्चन उस तरीके से पूछा जाए तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी आपके इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसी तरीके से अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को बेहतर बनाते रहिए। डेली बेसिस पर ये 5 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं इसका हिस्सा बनिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन का एक टेस्टिंग यहाँ पर हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवीजन और FLTs का तो टाइम बिल्कुल यहाँ पर चल ही रहा है, तो उसी को अप्रोच फॉलो करते हुए अपना रिवीजन पर भी ध्यान रखिए, FLTs भी यहाँ पर दीजिए, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो किसी तरीके की आपके मन में डाउट ना रहे कि भैया कुछ रह गया, कुछ नहीं रहा है। और प्लीज़ थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब वैसे ही इस टाइम पे वैसे थोड़ा बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है ना, कि हाँ यार कोई गलत चीज़ नहीं खा ली, कहीं बाहर नहीं चले गए घूमने। ठीक है, हवा पानी का भी बहुत ज़्यादा खेल यहाँ पर आ जाता है, तो सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सेहत सही रहेगी भैया तभी तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिसने भी यहाँ पर अभी तक ये पूरा सेशन यहाँ पर देख लिया है, तो भैया प्रीलिम्स 2023 ये कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डालिए, और एक थोड़ा सा अपना ना रेजोल्यूशन यहाँ पर सेट कीजिए कि जी हाँ, आने वाला जितना भी समय मेरे पास बचा है, 20 से 25 दिन, 28 दिन, 27 दिन जितने भी यहाँ पर बचे हैं, इसको बिल्कुल डेडिकेटेडली अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे, ताकि जो इतने सालों की आपकी जो प्रिपरेशन है, कुछ हो सकता है कुछ 3 साल से तैयारी कर रहे हो, कुछ 1 साल से कर रहे हो, जितने भी आपकी टाइम की प्रिपरेशन है उसके आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर दे सकें। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।